Hello students, welcome you all to the YouTube channel Voice of Study. This is me हैदर सर. स्टूडेंट्स आप सभी व्यूवर्स का मोस्ट वेलकम है वॉइस ऑफ स्टडी पे. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसको हम हिंदी में अलंकार भी बोलते हैं. ठीक है, अलंकार का मतलब होता है सजाना, डिकोरेट करना. तो यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज को डिकोरेट करने की बात कर रहे हैं, इंग्लिश को. इंग्लिश के विषय में बोला जाता है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. तो ब्यूटीफुल कैसे होती है, इसी फिगर ऑफ स्पीच से हम अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं, डिकोरेट करते हैं. ठीक है, तो हिंदी में हमने अभी तक जो है वो अलंकार के बारे में सीखा. आज हम जो है वो इंग्लिश में देखेंगे कि जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, वो किस प्रकार से हम फॉर्म करते हैं, कैसे इसको लर्न करते हैं, कितने टाइप की होती है और क्या फॉर्मेट इसका होता है. सो ये वीडियो उन्हीं के लिए जो इसको सीखने में फिगर ऑफ स्पीच को इंटरेस्टेड हैं. अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं. सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है, मतलब क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच का. हमने इंग्लिश में डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन वी वांट मोर अटेंशन ऑफ ऑडियंस ऑन आवर स्पीच. जब हम अपनी भाषा पे, अपनी बात पे, अपनी लाइन पे जो बोली जाती है उस पे अपने ऑडियंस का, श्रोताओं का अटेंशन चाहते हैं, तो हम अपनी स्पीच को डिकोरेटेड करते हैं. यानी देन इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी शुड मेक आवर स्पीच मोर डिकोरेटेड. मतलब ये ज़रूरी है कि हम अपनी स्पीच को ज़्यादा डिकोरेट करें एंड ब्यूटीफुल, और उसको ब्यूटीफुल करें. फॉर दिस वी यूजेस फिगर ऑफ स्पीच. और इसी काम के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे. 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी कोई स्पीच में कहा ही फॉट ब्रेवली, बट हमें ये एहसास हुआ कि हमारी जो स्पीच थी उस पर ऑडियंस ने ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया. जो हमने कहा कि ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी पूर्वक लड़ा, बट हमें कोई अटेंशन अगर नहीं मिली तो हम इसको सेकंड टाइम इस तरह से बोल सकते हैं कि ही फॉट लाइक ए लायन. वो एक लायन की तरह लड़ा. तो हमें कुछ अटेंशन मिली, बट जितनी एक्सपेक्ट थी, हमने जितनी एक्सपेक्टेशन की थी ऑडियंस से, उतनी हमें अटेंशन नहीं मिली. तो इसी बात को हमने इस तरह से बोला कि ही वॉज अ लायन इन द फाइट. वो लड़ाई में शेर था. तो देखिए, एक लैंग्वेज को, एक स्पीच को हमने जो है वो यहाँ पे 3 टाइम्स जो है वो बोला और अपनी लैंग्वेज को डिकोरेट किया, उसको ब्यूटीफुल बनाया. तो ये सारी चीज़ें जो हुई वो फिगर ऑफ स्पीच से हुई हैं. ये जो हमने एक बात को अपनी 3 बार 4 बार हम बोल ले जाते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपनी बात को, स्पीच को ज़्यादा डेकोरेट करते हैं ताकि ऑडियंस जो है वो अटेंटिव हो सके. तो इन चीज़ों को हम फॉर्म करते हैं फिगर ऑफ स्पीच से, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार. तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वॉइस ऑफ स्टडी, उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलती रहे. सो लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. तो देखें, यहाँ पे जो है वो टोटल 8 टाइप्स की फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं, जो हमारे 9th 10th 11th 12th एग्जामिनेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट के और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं. अगर इन पे हमारी अच्छी पकड़ है तो हम आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. जिसमें फर्स्ट है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, एपास्ट्रॉफी और एलिट्रेशन. ये 8 टाइप जो है वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं. ठीक है, सो हम इसको 1 by 1 अटेम्प्ट करेंगे. सो लेट्स कम टू द फिगर ऑफ स्पीच नंबर 1, दैट इज़ सिमली. ठीक है, तो सिमली को हम हिंदी में उपमा अलंकार भी बोलते हैं. इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट यूजेस फॉर कंपैरिजन, ए कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स डायरेक्टली. एक्चुअली जो सिमली है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और इसके बाद जो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, तो दोनों कंपैरिजन के लिए ही यूज़ होती है. ठीक है, पहले हम सिमली को देखते हैं. इट यूजेस फॉर कंपैरिजन, ये तो कंफर्म है कि कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, तुलना के लिए यूज़ होती है. ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स इनडायरेक्टली. जब एक कंपैरिजन किया जाता है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट कंपैरिजन ना किया जाए, तो वो कंपैरिजन हम सिमली के थ्रू करते हैं. ऐसे कंपैरिजन को हम, ऐसी तुलना को सिमली या उपमा अलंकार बोलते हैं. हिंदी में उपमा अलंकार और इंग्लिश में सिमली बोलते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट बिफोर कमिंग ऑन एग्जाम्पल, it's very important to know that how we can find in a poem or in an extract that which line is
सिमिली, द वर्ड सिमिली यूजेस। तो इसकी ट्रिक्स हमने यहाँ पे बताई हुई है, आप देख रहे होंगे 3 ट्रिक है। जो लाइक है, एज है, सो है, इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके हम जो है वो सिमिली को फॉर्म करते हैं। ठीक है, कैसे, अभी आप जो है वो सेंटेंसेस में देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स नंबर 1 आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, शी रैन स्लोली। ठीक है, हमने एक सिंपली जो है वो स्पीच किया कि शी रैन स्लोली, वो धीरे धीरे दौड़ी। ठीक है, बट हमें अटेंशन नहीं मिला तो हमने इसको इस तरह से कहा कि शी रैन लाइक ए टोटाइस, वो एक टोटाइस की तरह दौड़ी। ठीक है, बट मोर अटेंशन के लिए हमने कहा शी वॉज ए टोटाइस इन द रेस, वो उस रेस में टोटाइस थी, यानी कछुआ थी। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्पीच को डेकोरेट करने के लिए एक ही बात को 3 बार में स्पीच किया है। इसी को बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। बट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि सिमिली इन तीनों सेंटेंसेस में कौन सी है। तो हमने इसको फाइंड आउट करने की ट्रिक बताया आपको कि जिस सेंटेंस में लाइक एस सो आए, तो आप यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि शी रैन लाइक ए टॉर्टोइस, तो इसलिए ये सेकंड सेंटेंस हमारा जो है वो क्या हुआ, सिमिली हुआ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, मेटाफर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रूपक अलंकार। इसकी डेफिनेशन है, इट आल्सो यूजेस फॉर कंपैरिजन, ये भी कंपैरिजन के लिए ही यूज़ किया जाता है मेटाफर को। बट ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इन सॉरी डायरेक्टली, यहाँ पे हमने लिखा है डायरेक्टली, इसके पहले जो सिमली है वो इनडायरेक्टली था। बट जहाँ पे आपको जिस लाइन में डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन मिले उसको हम बोलते हैं मेटाफर या रूपक अलंकार। इसकी ट्रिक्स ये है कि जो इसमें इसके पहले आपने देखा सिमली में कि एज लाइक या सो का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे एज लाइक या सो का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। डायरेक्टली जहाँ कंपैरिजन हो वहाँ पे मेटाफर होता है। ट्रिक्स आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में। ट्रिक्स तो इसमें ये है कि एज लाइक सो का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल इस तरह से कि जस्ट एज शिप इज़ यूज टू क्रॉस द ओशन, ठीक जिस तरह से ओशन को क्रॉस करने के लिए शिप का यूज़ किया जाता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से कैमल इज़ यूज टू क्रॉस द डिज़र्ट, एक कैमल का यूज़ होता है डिज़र्ट मीन्स रेगिस्तान को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आप देख रहे होंगे, इसमें दिया हुआ कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट। देखिए पहली बार हमने जो है एस का यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एज है, तो ये क्या है, ये लाइन जो फर्स्ट एग्जांपल है ये आपका सिमली है। बट सेकंड एग्जांपल में कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट, यानी जो कैमल है इसका हमने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया डिज़र्ट से, यानी कैमल को डिज़र्ट ही बना दिया। कैमल इज़ द डिज़र्ट, कैमल का हमने जो है वो यहाँ पे शिप से कंपैरिजन करने में हमने कैमल को शिप बना दिया, कैमल इज़ द शिप। ठीक है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे हो गया, इसलिए ये यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई वो कौन सी हुई, मेटाफर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन थर्ड, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, उसमें लिविंग थिंग की क्वालिटी को डालते हैं तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। डेफिनेशन इसके आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि व्हेन वी पुट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन इन नॉन लिविंग थिंग्स, जब हम नॉन लिविंग थिंग में किसी पर्सन की क्वालिटी को डालते हैं तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन टाइप का फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल से क्लियर और हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आप देख रहे होंगे, द फायर सॉल्यूड द होल फॉरेस्ट, जो आग है उसने पूरे फॉरेस्ट को, होल फॉरेस्ट को निगल लिया। यहाँ पे फायर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और सोलेट का काम जो है, सोलोट का काम लिविंग थिंग ही करता है। तो नॉन लिविंग थिंग में हमने लिविंग थिंग वाली क्वालिटी को डाला, दैट्स वाई दिस फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। तो जो स्टार्स है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, और प्लेइंग का काम कौन करता है, लिविंग थिंग करती है। तो नॉन लिविंग थिंग में हमने लिविंग थिंग की क्वालिटी को डाला, इसलिए यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। थर्ड एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, द होल टाउन वाज स्लीपिंग। कभी कभी हम अक्सर ये बोल जाते हैं, तो ये टाउन जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, स्लीपिंग का काम जो है वो लिविंग थिंग करती है। बट हमने नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग वाली क्वालिटी को डाला, इसलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ वो पर्सोनिफिकेशन है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन मीन्स विरोधाभास, जहाँ पे दो शब्द
दो वर्ड जो है वो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हों बट उनका यूज़ हमारे सेंटेंसेस में होता हो ऑडियंस के अटेंशन को गेन करने के लिए, श्रोताओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हम दो विरोधाभासी शब्दों का यूज़ जब अपने स्पीच में करते हैं तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे होंगे आप कि स्पीच इन विच टू वर्ड्स कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है, शी इज़ प्रीटी अगली। हम ऐसा बोलते हैं कि शी इज़ प्रीटी अगली, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो बहुत ही सुंदर तरीके से बदसूरत है। यहाँ पे देखिए प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, अगली का मतलब होता है बदसूरत। दोनों ही वर्ड जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं बट इनका मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आप जो सेंटेंस देख रहे हैं, ही वॉज फाउंड मिसिंग, तो इसको इस तरह से नहीं बोलेंगे कि ही वॉज फाउंड मिसिंग का मतलब ये हुआ कि वो ही वॉज फाउंड मिसिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि वो खो गया, वो खो गया पाया गया, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसकी मीनिंग होती है और पॉजिटिव वे में मीनिंग होती है, तो इसका सेंस होता है वो खोया हुआ पाया गया, वो खोया हुआ पाया गया। तो इस तरह से जो है वो हम अपने दो विरोधाभासी शब्दों के साथ एक फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड करते हैं। थर्ड एग्जांपल आप देख रहे होंगे, नेचुरल एक्टिंग, ठीक है। एक तरफ तो नेचुरल है जो वास्तविक चीज़ है, और एक्टिंग का मतलब जो डुप्लीकेट हो, और नेचुरल का मतलब ओरिजिनल। तो दोनों वर्ड एक दूसरे के विपरीत हैं बट हम नेचुरल एक्टिंग बोलते हैं अपनी स्पीच में। उसी तरह से लास्ट जो आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल है कि ओरिजिनल कॉपी। हम कभी भी जाते हैं शॉप पे तो बोलते हैं ओरिजिनल कॉपी, या ऐसे भी ओरिजिनल कॉपी कॉलेज वगैरह में हम डिमांड करते हैं। तो ओरिजिनल कॉपी तो जस्ट अपोजिट है, ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल हुआ, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट, बट हम इसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, स्पीच में यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो जो फिगर ऑफ स्पीच क्रिएट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड लेट्स कम टू द फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरबोल। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है कि इट इज़ द एक्सट्रीम एग्जेजरेशन ऑफ आइडियाज़ टू ले एम्फेसिस और कैच द रीडर्स अटेंशन। मीन्स जब एक्सट्रीम एग्जेजरेशन, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किसी भी चीज़ को, आइडियाज़ को, चाहे वो आइडिया हो या और भी कोई प्रभाव ही डालने के लिए कोई बात कही जाती है। ले एम्फेसिस का मतलब प्रभाव डालने के, आर कैच द रीडर्स अटेंशन, या जो हमारे श्रोता होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनके अटेंशन को हमें कैच करना होता है, ठीक है। हम ये कोशिश करते हैं कि उनकी हमारी बात उनके तक पहुँचे, तो हम इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं जिनके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये सिंपली हम बोलते हैं, बट अगर इसी सेंटेंस को इस प्रकार से कहा जाए कि आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेस, तो सिंस एजेस जो है इसका मतलब होता है सदियों से। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेस मतलब मैं उससे सदियों से नहीं मिला, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सदियों का मतलब 100 साल हो गया, सदी, तो 100 साल तो अब कहाँ कोई जी रहा है, ठीक है। और कई सदी हो गई, सिंस एजेस का मतलब कई 100 साल से नहीं मिले, तो ये तो एक इम्पॉसिबल बात है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमने बात किया, बट ऐसा बोला जाता है। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेस का मतलब हम उससे कई साल से, कई 100 साल से नहीं मिले। तो इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर अगर कोई बात बोली जाए तो ये जो है फिगर ऑफ स्पीच तो हुई, इससे आपके रीडर्स में आपकी बात को सुनने का अटेंशन होगा, बट ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? हाइपरबोल, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे होगे, आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स। हम सिंपली बोलते हैं आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स का मतलब हमने कितनी बार तुमसे ये बात बताई, बट इसको अगर हम इस तरह से बोलें कि आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मिलियन टाइम्स का मतलब 10 लाख बार, ठीक है। तो हम एक बार को जो है अगर कोई नहीं समझ रहा या समझाना चाहते हैं 10 लाख बार तो बोलते नहीं, बट हम गुस्से में बोल देते हैं जल्दी में कि आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, हमने लाखों बार तुमसे ये बात की। तो ऐसा नहीं कि लाखों बार की, बट एक्सट्रीम एग्जैजरेशन यहाँ पे वर्ड जो दिया गया है, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव डालने के लिए हम बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे एक पोएम है उसमें आया है बॉटमलेस सी, ठीक है, बॉटमलेस सी। तो बॉटमलेस सी का मतलब होता है
के आधारहीन या जिसका कोई किनारा या कोई सतह ना हो समुद्र का, तो ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। हर सी का, हर समुद्र की सतह होती है, बट बॉटमलेस सी का मतलब यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला गया। तो ये सारी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जेजरेशन हो, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम जो है वो हाइपरबोल बोलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव ऑन। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 6, दैट इज़ ऑनोमैटोपोइया। तो इसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। जब हम अपनी फिगर ऑफ स्पीच को डिकोर करते हैं, बनाते हैं, बट उसमें किसी भी साउंड का क्रिएशन होता है, साउंड पाई जाती है, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं ऑनोमैटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, वर्ड्स दैट इंटीमेट साउंड दे डिस्क्राइब, मतलब जो वर्ड जो है वो ये बताते हैं कि यहाँ पे साउंड का यूज़ हुआ है। ट्रिक इसके फाइंड करने की ये है कि कुछ ना कुछ साउंड आपको उस लाइन में मिलेगा। आप देख रहे होंगे ट्रिक टू फाउंड। इसमें जो है इमिटेट साउंड्स, जैसे बिज है, स्प्लैश है, बूम है, क्लैप है, ये सारे वर्ड्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अगर हैं ये वर्ड, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो है ऑनोमैटोपोइया। फर्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि व्हेन वी इंजॉय अ परफॉर्मेंस, जब हम कोई परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं, वी क्लैप हैंड्स। देखिए हमने इसको रेड कलर में जो है वो मेंशन किया है, क्लैप। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, बट यहाँ पे जो है वो क्लैप जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, ठीक है, उसमें एक साउंड आता है। तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच में जिसमें आप फाइंड आउट करें कि कोई ना कोई साउंड मेंशन किया गया, वो होती है ऑनोमैटोपोइया। आई होप यू विल अंडरस्टैंडिंग the explanation which I am giving to you. So let's move on, figure of speech number 7, जो है एपॉस्ट्रॉफी, जिसको बोलते हैं संबोधन। तो इसमें क्या होता है कि जो डेफिनेशन है उसकी वो इस तरह से कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच डेड पर्सन और लाइफलेस थिंग्स और आइडिया और क्वालिटी इज़ डायरेक्टली एड्रेस्ड एज इट इज़ लाइव और प्रेजेंट। जब हम अपनी फिगर ऑफ स्पीच में किसी डेड पर्सन को या लाइफलेस थिंग्स को या किसी आइडिया को या क्वालिटी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, ठीक है, उसको संबोधित करते हैं, तो उसको हम वहाँ पे जो है वो एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच से ही संबोधित कर सकते हैं और करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये एक पोएम की लाइन्स है। आर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। तो यहाँ पे जो कैप्टन का डिस्क्राइब हो रहा है, डिस्क्रिप्शन किया, उसका जो वर्णन किया जा रहा है, ये एक्चुअली डेड हो गए हैं, बट इस तरह से डिस्क्राइब हुआ है जैसे वो अभी लाइव है, ठीक है। दैट्स वाई दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड एपॉस्ट्रॉफी। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे होंगे, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। इसमें जो है वो जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है वो एपॉस्ट्रॉफी है, ठीक है। लैमेंट नामक जो पोएम है, जिसको अभी रिड्यूस किया गया है सिलेबस से, तो उसकी ये लाइंस हैं। तो इसमें जो ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, एक्चुअली जो इस लाइंस का या इस पोएम का जो पोएट है वो डेड होने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा डेथ के करीब है। तो जो समय बीत चुका, यानी ओ वर्ल्ड, वो संसार जो उसके सामने से निकल चुका, जो लाइफ उसकी बीत चुकी, जो टाइम उसका गुजर चुका, इन सारी की बातों को इस तरह से वर्णित कर रहा है जैसे कि वो अभी उसके सामने हो, जीवित हो, ठीक है। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिस पर कि मैं अंतिम कदम चढ़ा, ठीक है। तो मतलब वो अभी चढ़ नहीं रहा है, बल्कि उसने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, बट यहाँ पे वर्णन कर रहा है ऐसे कि जैसे वो जीवित हो। तो ऐसी चीज़ों का वर्णन जो है वो एपॉस्ट्रॉफी कराता है, और जिसको हिंदी में संबोधन बोलते हैं। अंडरस्टूड। लेट्स कम टू द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को बोलते हैं हिंदी में अनुप्रास अलंकार। डेफिनेशन है इसकी, रेपिटेशन ऑफ ए साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू कंटिन्यूस और नियर अबाउट वर्ड्स। जब कोई साउंड रिपीट होता है, रेपिटेशन उसका होता है एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ टू कंटिन्यूस, दो लगातार शब्दों में, और नियर अबाउट वर्ड्स, या उसके आसपास। जैसे एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, ए बिग बर्ली बीट्स ए बेबी बॉय। तो यहाँ पे देखें आप, जो बी वर्ड है ब, ये एक बार, दो बार, तीन बार जो है यूज़ हुआ है, रेपिट हुआ है, रेपिटेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया। दैट्स वाई दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड रेपिटेशन, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलोन, एलोन, ऑल एलोन। यहाँ पे जो एलोन है, आ का जो रेपिटेशन है, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार हुआ। दैट्स वाई दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें आप यहाँ पे,
जो सेकंड जो एग्जांपल है, इसमें सेकंड लाइन में आप देख रहे हैं वाइट वाइट 2 बार यूज़ हुआ है, ये भी जो है वो रेपिटेशन है। थर्ड जो आपका एग्जांपल है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, जो हमारी पोएम में है, तो यहाँ पे जो स वर्ड है वो 1 2 3 बार यूज़ हुआ है, और जब रिपीट हो रहा है वन आफ्टर अनदर देन दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ कॉल्ड रेपिटेशन। बट इसकी रेपिटेशन की जो है वो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेपिटेशंस फिगर ऑफ स्पीच। कौन कौन से होते हैं उसको भी हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, टाइप्स ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो 2 प्रकार की होती है। एसोनेंस होती है, एक को एसोनेंस कहते हैं, दूसरे को कॉन्सोनेंस कहते हैं। क्या होता है एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, यहाँ पे मेंशन किया गया है। रेपिटेशन ऑफ ए वॉवेल साउंड ईदर इन द मिडिल और एट द एंड। जब किसी भी वॉवेल साउंड का रेपिटेशन होता है, रिपीट किया जाता है मिडिल में या एंड में, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो एलिट्रेशन तो होती है, बट एसोनेंस में होती है। लेकिन वही रेपिटेशन अगर कॉन्सोनेंस में हो, मींस रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड ईदर इन द मिडिल और एट द एंड ऑफ 2 कंटिन्यूअस और नियर अबाउट वर्ड्स। जब हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करते हैं, बट वो जो साउंड स्टार्ट होता है रिपीट होने वाला, वो रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड, वो कॉन्सोनेंट होता है ना कि वावेल होता है। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड से रेपिटेशन होता है जिसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, तो वो कॉन्सोनेंस कहलाता है। और जो वावेल साउंड से रेपिटेशन होता है उसको हम बोलते हैं एसोनेंस। तो ये जो एलिट्रेशन है फिगर ऑफ स्पीच, ये एक्चुअली 2 प्रकार की होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। अगर आपसे कोई पूछे सवाल कि एसोनेंस क्या होता है, जो तो आपको आंसर देना होगा कि जो वॉवेल साउंड से जो रेपिटेशन आती है वो होती है एसोनेंस, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से रेपिटेशन होती है वो होती है एसोनेंस। तो ये 2 टाइप के एलिट्रेशन होते हैं। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो एंड अंडरस्टैंड completely what is the figure of speech. So अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल एंजॉय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।